सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी, शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज उदयपुर वाटी परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हमें भारत की जनगणना की बात करेंगे। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना, आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओगे, वहां पर जनगणना से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जनगणना को लेकर रहेगा। हम जनगणना को इतनी गहराई से पढ़ेंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जनगणना है, यह जनगणना भारत की जनगणना की बात करेंगे कि भारत में जनगणना क्यों बनी, कैसे बनी, वो तो आगे की बात है। अब हम थोड़ी सी बात विश्व की भी करेंगे कि भाई जनगणना कैसे बनी, वो सारी बात हमें इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, अब सबसे पहले जनगणना की बात करते हैं। तो जनगणना से पहले हमें एक छोटी सी बात जानना आवश्यक है, जनसंख्या। हमें एक बात जानना आवश्यक है, जनसंख्या। अब यहां से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जनसंख्या का अभिप्राय क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बना कि जनसंख्या का अभिप्राय क्या है। तो इसका अभिप्राय किसी समय, इसका अभिप्राय क्या साथियों, किसी समय निश्चित क्षेत्र में कुल मानव संख्या निवास करती है, उसे ही जनसंख्या कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जनगणना से पहले हमें जनसंख्या समझना आवश्यक है। और इस जनसंख्या का अभिप्राय क्या है कि किसी समय निश्चित क्षेत्र में कुल मानव की जो संख्या है, चाहे उसमें पुरुष रहे चाहे उसमें स्त्री रहे, तो कुल मानव की संख्या है, उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। एक बात तो ये बनती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि विश्व की छोटी सी बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब आता है। पहली बात तो विश्व जनसंख्या दिवस पूछे, आपको बताना है 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन गया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस क्यों आता है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 11 जुलाई 1987 ईस्वी में, बात कब की कर रहा हूं मैं, 11 जुलाई 1987 ईस्वी में संपूर्ण विश्व में 5 अरब जनसंख्या हो गई थी। यानी 11 जुलाई 1987 ईस्वी को संपूर्ण विश्व में 5 अरब जनसंख्या हो गई। इसके उपलक्ष्य में पहली बार जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 ईस्वी को मनाया गया था। तो 3 क्वेश्चन क्या बने कि विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। दूसरा क्वेश्चन, पहली बार जनसंख्या दिवस कब मनाया गया, 11 जुलाई 1989 ईस्वी को। क्यों मनाया गया, क्योंकि 11 जुलाई 1987 ईस्वी में विश्व में कुल 5 अरब की जनसंख्या हो गई थी। यहां तक बात क्या होती है, समाप्त होती है। अब दूसरी बात मैं यहां से यह करता हूं कि भाई विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिसमें कितनी जनसंख्या। तो पहले छोटा सा पॉइंट एक मैं आपको विश्व का बता देता हूं, छोटा सा पॉइंट एक विश्व का बताता हूं। एक बात समझना, एक तो मैं यहां पर बात करता हूं क्षेत्रफल की। इस क्षेत्रफल को समझना कि विश्व में वो कौन कौन से देश हैं, यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो देखना, तो इसका एक सूत्र बता दूं मैं आपको, वो सूत्र है रुक चीन अब आया भारत। साथियों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश हैं। जैसे मैं यहां पर रुक की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। फिर इसके बाद में आपको क्या बताना है, कनाडा बताना है। कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। फिर आपका चीन, चाइना बोलते हैं जिसे। ए का मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर बैक का मतलब क्या हो जाएगा, ब्राजील। ये ब्राजील हो गया।
फिर आ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये लो, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके बाद में हमारा देश है भारत। और ये तो देखो सूत्र से है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो सबसे बड़ा देश तो कौन सा है, रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और क्षेत्रफल में सातवां स्थान किसका आता है, भारत का आता है। तो विश्व में सातवां स्थान किसका आता है, भारत का आता है। मैं एक बात और बता दूं, आठवां में आता है ए और अर्जेंटीना में क्या आता है, तो अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वें स्थान पर आता है। और 9वें स्थान पर कौन आता है, कजाकिस्तान आता है। क्या आता है, कजाकिस्तान, सॉरी उज्बेकिस्तान, उसको छोड़ दो एक बार। देखो यहां तक देखो, तो विश्व में 8 देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश। अब इस अर्जेंटीना से एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन कौन सा देश करता है, अर्जेंटीना करता है। ये तो छोड़ो इसको, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है। अब हमें जनगणना पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनगणना पढ़ रहे। तो जनगणना में सबसे बड़ा देश यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में, चीन में। दूसरी किसमें है, भारत में। तीसरी बात करते हैं किसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। फिर इसके बाद में बात किसकी करेंगे, हमें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की बात करेंगे। फिर इसके बाद में ब्राजील की बात करेंगे, ब्राजील। फिर 6वां स्थान पाकिस्तान का आता है। 6वां स्थान किसका आता है, पाकिस्तान। 7वां स्थान वर्तमान में बांग्लादेश का बताया जा रहा है, बांग्लादेश। और फिर इसके बाद में रूस का बताया जाता है, रूस। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज है, वो बता दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन बनेगा यहां से कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, चीन की। दूसरी भारत की, तीसरी अमेरिका, चौथी इंडोनेशिया, पांचवी ब्राजील, छठवीं पाकिस्तान। अब 7वां स्थान बांग्लादेश का, 8वां स्थान किसका है, रूस का। कई कई किताबों में रूस पहले आता है और बांग्लादेश बाद में आता है, ठीक है। तो यहां तक बात तो क्या हो गई, समाप्त हो गई। जबकि संपूर्ण विश्व की बात कर ले, इस संपूर्ण विश्व में कुल आबादी कितनी है, आपको बताना है 7 अरब। अगर पूछे कि संपूर्ण विश्व में कितनी आबादी है, 7 अरब है। और इनकी बात करते हैं, ये देश जनसंख्या में सबसे बड़े देश हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इंडोनेशिया से बता दूं कि इंडोनेशिया विश्व में यानी विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में, इंडोनेशिया बताना है, पाकिस्तान मत कर देना। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पूछे तब आपको क्या बताना है, इंडोनेशिया बताना है। यह मैंने आपको बात बताई किसकी, विश्व की बात बताई है, ठीक है। देखो अब यहां से क्वेश्चन, यानी यहां तक तो क्वेश्चन बन गए सारे कि विश्व में इतनी जनसंख्या है, वो है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं भारत में, यानी भारत में बात करते हैं कि भारत में जनगणना चल रही है। तो जनसंख्या, अभी तक मैंने आपको जनगणना नहीं पढ़ाई है। देखो जनसंख्या है कि भारत में जनसंख्या नीति 3 बार बन चुकी है। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अब तक जनसंख्या नीति कितनी बार बनाई जा चुकी है, 3 बार बनाई जा चुकी है। पहली बार जनसंख्या नीति कब बनाई गई, तो प्रथम जनसंख्या नीति। तो प्रथम जनसंख्या नीति, यहां पर मैं बात करूंगा कि दूसरी जनसंख्या नीति, यहां पर बात करूंगा मैं तीसरी जनसंख्या नीति। तो पहली बार जनसंख्या नीति 1948 में, दूसरी बार 1976 में और तीसरी बार 15 फरवरी 2000 ईस्वी में। 15 फरवरी सन 2000 ईस्वी में 3 प्रकार से जनसंख्या नीति अपनाई गई है। अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि भारत में अब तक कितनी बार जनसंख्या नीति अपनाई गई है, 3 बार बताना है। प्रथम बतानी है 1948, दूसरी 1976 और तीसरी 15 फरवरी 2000 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता कि प्रथम जनसंख्या नीति था, इसका उद्देश्य क्या था, परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन प्रथम जनसंख्या नीति का उद्देश्य था। परिवार नियोजन प्रथम जनसंख्या नीति का
उद्देश्य था, जबकि दूसरी जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या था? मात्रात्मक लक्ष्य। तो मात्रात्मक लक्ष्य दूसरी जनगणना का उद्देश्य था। कौन सी जनसंख्या का? दूसरी जनसंख्या का, यानी दूसरी जनसंख्या नीति का उद्देश्य था। जबकि तीसरी जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या था? इसमें 3 बात जोड़ी गई थी। तीसरी जनसंख्या नीति में कितनी बात जोड़ी गई थी? 3 बात जोड़ी गई थी। वो पहली बात कौन सी थी? तात्कालिक लक्ष्य। इसका पहला तो क्या था? तात्कालिक लक्ष्य था। और दूसरा इसका क्या था? मध्यम लक्ष्य था। यानी पहला तो हो जाएगा तात्कालिक लक्ष्य और दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा? मध्यम लक्ष्य हो जाएगा। मध्यम लक्ष्य मान लेते हैं हमें। और तीसरा यहां पर क्या मान लेते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य मान लेते हैं। इतना ही ध्यान रखना साथियों कि तीसरी जनसंख्या थी, इसके 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तात्कालिक लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह जनसंख्या नीति की मैंने आपको बातें बताई है। अब इसी तीसरी नीति के तहत जो दीर्घकालिक लक्ष्य था, इसमें ध्यान देना साथियों, बड़ा क्वेश्चन आगे बनकर आएगा। तो पहले हम देखो वापस बात करते हैं। हमने प्रथम जनसंख्या नीति 1948 की बात की और इसमें मैंने आपको कहा परिवार नियोजन यह लक्ष्य रखा गया था। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का पहला कौन सा देश है जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया? तो यानी लागू किया गया था। तो विश्व का पहला कौन सा देश है जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था? वो साथियों कौन सा देश है? हमारा महान देश भारत है। और इस परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करते हैं, इसका जो प्रतीक था, वो प्रतीक पूछे आपको बताना है लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। लाल रंग का उल्टा त्रिभुज बताना है। अब देखो लाल रंग का उल्टा त्रिभुज जैसे वो ऐसे आता है ना, ऐसे आ जाता है। जैसे ये इस प्रकार से लाल रंग का जो उल्टा त्रिभुज है वो इसमें ये रखा गया था। समझना, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत है। और भारत ने यह कार्यक्रम लागू कब किया गया? कब किया? सन 1952 ईस्वी में किया। दूसरा क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम है, इसका प्रतीक क्या माना जाता है? लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। क्या माना जाता है? लाल रंग का उल्टा त्रिभुज माना जाता है। अब ध्यान देना कि यह परिवार नियोजन कार्यक्रम है और जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रम ये दोनों के दोनों समवर्ती सूची के विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना तो संघ सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रम ये किसका विषय माना जाता है? समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। यहां तक बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है मेरी। आगे देखो, दूसरी बात, आपको मालूम है कि भारत का जो संविधान है, हमारा संविधान है, इस संविधान में हमें अनुच्छेद 368 के तहत, यानी अनुच्छेद 368 के तहत और संविधान के भाग 20 के तहत हम क्या करते हैं साथियों? संशोधन करते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन करते हैं। समझना बात को, संशोधन। और यह प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। बात को समझना, संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया हमने कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका से ली है। अब इसमें संशोधन संविधान में कर सकते हैं, सीधी बात है। अब आपको मालूम है एक 84वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन है? 84वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी में हुआ था ना। और इसी 84वें संविधान संशोधन के तहत जो जनसंख्या नीति तीसरी थी, इसका जो तीसरी बात थी दीर्घकालीन लक्ष्य, उसको मद्देनजर रखते हुए साफ साफ कहा गया कि जो लोकसभा है
इस लोकसभा में जो सीटें हैं वर्तमान में वो 2026 ईस्वी तक क्या रहेगी, यथावत रहेगी। यही बात कही गई थी और यह बात सन 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए कही गई थी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी की बात है। इसमें यह कहा गया कि लोकसभा की सीटें हैं वो 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगी और यह आधार माना गया था, 1971 की जनगणना को माना गया था। यहां तक बात हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। आगे चलते हैं। अब देखो दूसरी बात कि हमने जनसंख्या की बात कर ली, तो अब बात करेंगे हमें जनगणना की। जनगणना, तो जनसंख्या की बात कर ली। अब दूसरा क्वेश्चन है, यह है हमारी जनसंख्या। देखो हमने जनसंख्या की बात की है, तो जनसंख्या, यह जनसंख्या है, इस जनसंख्या का निर्धारण कौन करता है, जनगणना करती है। भारत की या विश्व की जो, यानी कहने का मतलब भारत की जनसंख्या है, इस भारत की जनसंख्या का आंकलन कौन करता है, जनगणना के तहत किया जाता है। यानी जनसंख्या का निर्धारण किसके तहत किया जाता है, जनगणना के तहत किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, अब जनगणना की छोटी सी बात करेंगे कि जनगणना है यह किसका विषय है। पहला क्वेश्चन, यह जनगणना साथियों संघ सूची का विषय है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि जनगणना पूछे तो संघ सूची का विषय बताना, और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पूछे तो समवर्ती सूची का विषय बताना है। ठीक है। अब दूसरी बात समझना, जनगणना किसका विषय हुआ, संघ सूची का विषय, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। किसमें, इसका प्रावधान अनुच्छेद 246 में किया गया है। और भारत की जनगणना कौन करवाता है, भारत का गृह मंत्रालय, यानी भारत का गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, जो भारत का गृह मंत्रालय है, इसके अधीन जनगणना आयुक्त या महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कार्यालय। फिर से बोल रहा हूं कि जनगणना भारत का गृह मंत्रालय, जनगणना भारत के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कार्यालय के अधीन करवाई जाती है। और इस जनगणना आयुक्त कार्यालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो क्या कहलाएगा, जनगणना आयुक्त कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, जनगणना आयुक्त कहलाएगा। यहां तक बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरी बात, जो जनगणना है यह भारत का गृह मंत्रालय करवाता है, संघ सूची का विषय। यहां तक तो बात क्या हो गई, समाप्त। इसको एक बार मैं मिटाना चाहता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि भारत, विश्व की छोटी सी बात और करेंगे जनगणना को लेकर कि विश्व का प्रथम देश जिसने जनगणना करवाई। विश्व का प्रथम देश जिसने जनगणना करवाई, वो विश्व का पहला देश कौन सा बताना आपको, स्वीडन बताना है। कौन बताना है, स्वीडन, जिसने 1749 ईस्वी में जनगणना करवाई थी। और यह नियमित रूप से भी पहली जनगणना थी, यह नियमित भी विश्व की पहली जनगणना। क्वेश्चन बन गया कि विश्व में सबसे पहले जनगणना करवाने वाला देश कौन सा है, स्वीडन है। विश्व में सबसे पहले नियमित जनगणना करवाने वाला देश भी कौन सा है, स्वीडन है। और इसने यह जनगणना कब करवाई थी, 1749 ईस्वी में करवाई थी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने 10 की जनगणना करवाई। यानी 10 की जनगणना करवाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, अमेरिका है। और यह 10 की जनगणना इसने कब करवाई थी, 1790 ईस्वी में करवाई थी। कब करवाई थी, 1790
1990 ईस्वी में इसने 10 की जनगणना करवाई थी। मैं इसके सारे उदाहरण दे दूंगा कि 10 की जनगणना क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, वो आगे बताऊंगा आपको, पहले इसको समझो। तो सबसे पहले स्वीडन, और 10 की जनगणना सबसे पहले अमेरिका 1790 ईस्वी में। चलो यहां तक विश्व की बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। चलते हैं भारत की ओर, रुख करते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत, तो भारत में सबसे पहले जनगणना का, यानी सबसे पहले जनगणना का लिखित साक्ष्य, जनगणना का लिखित साक्ष्य, तो भारत में सबसे पहले जनगणना का लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। किसने लिखी, कौटिल्य ने। इस कौटिल्य की मैं आपको बात बता दूं, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसी कौटिल्य को भारत का मेकियावली भी कहा जाता है। अब कौटिल्य था, यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी कौन था, कौटिल्य था। इसने अखंड भारत का सपना देखा था, और कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था, या कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और इसी अर्थशास्त्र में भारत में सबसे पहले जनगणना का लिखित साक्ष्य, लिखित उल्लेख मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन बनते। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तब तो आपको क्या बताना है, राजनीति बताना है। क्या बताना है, राजनीति बताना है। अब कई लड़के यहां पर अर्थशास्त्र कर देंगे, क्योंकि नाम इसका अर्थशास्त्र है, नाम अर्थशास्त्र है, परंतु इसमें कोई अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं है। अगर पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, राजनीति है, जबकि इस अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे बताना आपको, मौर्य प्रशासन से। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन बता दो या पाटलिपुत्र बता दो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीति संबंध इसका मौर्य प्रशासन से है। इसमें सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है। एक बात। दूसरी बात, हमने मुगल वंश देखा है। मुगल वंश, यह जो मुगल वंश है, इस मुगल वंश से किस नाम है कि भारत, यानी मुगल वंश में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख किसने किया था, तब आप क्या करोगे, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, इस अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी, आईने अकबरी। आईने अकबरी या अकबर नामा। इस अकबर नामा में मुगल वंश में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है, और ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। और आईने अकबरी अकबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, अकबर की आत्मकथा मानी जाती है। तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र, मुगल वंश में सबसे पहले पूछे तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। अकबर का नवरत्न था ये। ठीक है, यहां तक बात समाप्त हो गई। अब ये तो बात मैंने की है किसकी साथियों, पुस्तक की बात की है। अब हम भारत की जनगणना के छोटे आंकड़े और देखकर चलते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले, यानी भारत में पहली बार, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना कब करवाई गई, 1872 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब करवाई गई, सन 1872 ईस्वी में करवाई गई थी। और ये उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड मिंटो। कौन था, लॉर्ड मेयो। ये लो, तो क्वेश्चन बना कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 ईस्वी में हुई, और किस वायसराय के समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अब ध्यान देना, ये जो पहली बार जनगणना हुई थी, यह भारत की नियमित जनगणना नहीं थी। यह भारत की नियमित जनगणना नहीं थी। तो बताओ कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना, भारत में पहली बार नियमित व
दशकीय जनगणना, नियमित व दशकीय जनगणना यह कब करवाई गई थी? सन 1881 ईस्वी में करवाई गई थी। और किसके समय करवाई गई थी? लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय करवाई गई थी। क्वेश्चन 2 बन गए। अगर पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में, तो यह जनगणना नियमित नहीं थी। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय। जबकि पूछे कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। या भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई? 1881 में। और इस 81 से लेकर आज तक जो जनगणना चल रही है वो नियमित चल रही है, दशकीय चल रही है। तो पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय करवाई गई थी। अब इन दोनों व्यक्तियों से 2 क्वेश्चन और बनाते हैं हमें कि लॉर्ड मेयो था, ये एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों? भारत में हुई थी। तो क्वेश्चन बनेगा वो एक, मैं देखो गवर्नर जनरल की बजाय मैं वायसराय बोल रहा हूं, मैं बार बार वायसराय वायसराय बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे कारण है मेरा, क्योंकि मुझे आपको मालूम है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया था, इसलिए मैं यहां पर वायसराय बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो भारत का एकमात्र यानी एकमात्र वायसराय जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी वो कौन है? लॉर्ड मेयो, इसकी मृत्यु भारत में हुई थी। और लॉर्ड रिपन से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तब आप क्या बताओगे? लॉर्ड रिपन बताओगे। यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन दोनों के समय क्या होगी? जनगणना होगी। चलो ठीक है, यहां पर बात क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चलो ठीक, अब मैं 1931 की बात करता हूं। सन 1931 ईस्वी में भारत में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। पूछेगा कि भारत में पहली बार जातीय या जातिगत जनगणना कब हुई थी? सन 1931 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात, आपको मालूम है कि हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी में क्या हो गए थे? आजाद हो गए थे। तो आजादी के बाद पहले जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी सन 1951 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत में, देखो पहला क्वेश्चन तो क्या बना कि पहली जनगणना तो 1872 में, नियमित जनगणना पहली 1881 में, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछे तब बताना आपको 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। दूसरी बात, एक 1948 की बात और बता दूं मैं। सन 1948 ईस्वी में भारत में जनगणना आयुक्त का गठन किया गया था। तो पूछेगा भारत में जनगणना आयुक्त का गठन कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना सन 1951 ईस्वी में हुई थी और जातीय जनगणना सन 1931 ईस्वी में हुई थी। चलो आगे देखते हैं। यहां तक बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात और करते हैं दोस्तों। देखो कि आप, हमें मालूम है कि सन 2011 ईस्वी में 2011 की जनगणना, इस 2011 की जनगणना में छोटी सी बात बता दूं मैं, 2011 की जो जनगणना हुई थी यह जनगणना भारतीय इतिहास की, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना, यह जनगणना भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना है। पूछेगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना मानी जाती है? 15वीं जनगणना मानी जाती है। जबकि यह नियमित, यानी कहने का मतलब है यह भारत में दशकीय या नियमित जनगणना हुई थी। तो नियमित रूप से यह कौन सी जनगणना मानी जाती है? 14वीं जनगणना मानी जाती है। ठीक है, जबकि यह जनगणना स्वतंत्र भारत की, क्या स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना मानी जाती है। स्वतंत्रता में 100 और 7 में भी 100। जबकि यह 21वीं सदी की, यह 21वीं सदी की कौन सी जनगणना मानी जाती है? दूसरी जनगणना मानी जाती है। 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि 2011 में जो जनगणना हुई थी यह भारतीय इतिहास की तो 15वीं जनगणना है,
नियमित रूप से 14वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और 21वीं सदी की यह दूसरी जनगणना है। कौन सी? 2011 की जनगणना हुई थी। यहां पर बात क्या हो गई हमारी? समाप्त होती है। अब देखो दूसरी बात, चलो इसको मिटाता हूं मैं एक बार। अब जो 2011 में जनगणना हुई थी, इस 2011 की जनगणना में दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि इस जनगणना में दूसरी, यह दूसरी क्या है? जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना कि वह पहली जातीय जनगणना कब हुई? 1931 में। और भारत में दूसरी जातीय जनगणना कब हुई थी? 2011 में। बीच में रोक दिया था इसको। तो दूसरी जातीय जनगणना 2011 में और पहली जातीय जनगणना 1931 में। और 2011 की जनगणना में पहली बार किन्नरों को भी क्या किया गया था? किन्नरों को भी शामिल किया गया था। पूछेगा कि भारत में पहली बार कौन सी जनगणना हुई या भारत में पहली बार किन्नरों को शामिल किस जनगणना के आधार पर, यानी कौन सी जनगणना में इनको शामिल किया गया? तो 2011 की जनगणना में। और किन्नरों को किसका दर्जा दिया गया? पुरुषों का दर्जा दिया गया। तो कहने का मतलब है 2011 की जनगणना दूसरी जातीय जनगणना थी और इसमें पहली बार किन्नरों को शामिल किया गया और किन्नरों को पुरुष का दर्जा दिया गया था। एक बात ये, ठीक है। दूसरी बात, 2011 की जनगणना और इससे पहले की जनगणना, देखो यहां पर मैं एक बात कर दूं। एक तो था WC प्लाउडेन, एक तो ये व्यक्ति है, एक सी चंद्रमौली। ये लो दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, तो भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? WC प्लाउडेन था। जबकि 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली। और पहली बार जनगणना हुई थी यानी प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? WC प्लाउडेन था। ठीक है, यहां पर बात क्या हो गई? समाप्त। दूसरी बात, अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अब 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, तो 2011 की जनगणना में पहली बात मैं आपको बता दूं, 2011 की जनगणना है, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर, पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या बताना आपको? परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका बताना। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? परगणक शिक्षिका था। जबकि 2011 की जनगणना का नारा क्या था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? आदर्श वाक्य बोल सकता हूं मैं, तो वो क्या था? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये लो, दो क्वेश्चन बन गए कि 2011 की जनगणना का शुभंकर तो आपको क्या बताना है? तो परगणक शिक्षिका बताना है। और 2011 की जनगणना का नारा या आदर्श वाक्य पूछे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य बताना है। दूसरी बात, 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर, तो 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। तो 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर तो कौन था? सचिन था। नारा पूछे हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और शुभंकर परगणक शिक्षिका था। ठीक है, ये 15वीं जनगणना थी। ये सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी वो बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना था? तब आपको बताना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कुल जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या आपको बतानी है 1.21 अरब। इसको देखो मैं या तो ये बोलूंगा या मैं इसको बोलूंगा 121 करोड़ बोल दूंगा। तो ध्यान देना कि अब कई लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पर कि यार ये वर्तमान में जनसंख्या तो 130 करोड़ से भी ऊपर चली गई भारत की। भाई वर्तमान में भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ऊपर चली गई, आपको ही मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं वर्तमान की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं बात कब की कर रहा हूं, 2011 के आंकड़े दे रहा हूं मैं। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है कि अब जैसे मान लो कि 10 साल बाद में जनगणना होगी 2021 में, तो उसमें आंकड़े अलग रहेंगे। अब वर्तमान में हमें मालूम कि जनसंख्या कितनी 130 करोड़ है, लेकिन हम तो बात 2011 की करेंगे ना, आंकड़ा तो यही मानकर चलेंगे ना हमें। तो कभी भी क्वेश्चन ध्यान देना, ये नहीं पूछेगा वो कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्वेश्चन इसके आधार पर ही पूछेगा और सत्य बात भी यही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 या 101.21 अरब थी, ठीक है। यहां पर बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब इसके अनुसार कुल जिले कितने थे, कुल जिले तो देखो कुल जिले कितने थे, 640 थे। तो 2011 की जनगणना में कुल जिलों की संख्या पूछे तो आपको 640 बताना है, जबकि वर्तमान में जिले ज्यादा भी हो गए हैं। हम तो इसके आधार पर बात करते हैं। 2011 की जनगणना में कुल राज्य कितने थे, तो कुल राज्य 29 राज्य थे, सॉरी 28 राज्य थे। 2011 की जनगणना में राज्य कितने थे, 28 राज्य थे, आपको मालूम है। फिर यह भी आपको मालूम है कि 2014 ईस्वी में जो तेलंगाना है वो 29वां राज्य बन जाता है। परंतु आपको मालूम है 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का जो वो धारा 317 हटाई जाती है और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, और वर्तमान में राज्य कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। तो वर्तमान में राज्य भी 28 है और इसके अनुसार भी 28 राज्य हैं, ठीक है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 थे। इसके अनुसार तो 7 थे, जबकि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं साथियों, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहां पर बात हो गई समाप्त। आगे चले, देखो अब इसी 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करते हैं कि कुल जनसंख्या हमने बात की 121 करोड़ थी, यानी 1/21 अरब कुल जनसंख्या थी। इसमें पुरुष कितने माने जाते हैं, इसमें पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, तो 51.47% तो पुरुष बताए गए हैं और 48.53% क्या बताई गई है, महिला बताई गई है। पूछेगा प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष कितने, 51.47% और महिला कितनी है, 48.53% बताए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसी 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर क्या है, तो साक्षरता क्या बताई गई है, 73% बताई गई है। तो साक्षरता कितनी प्रतिशत बताई गई है, 73% बताया गया है। जबकि लिंगानुपात कितना बताया गया है, तो इसमें लिंगानुपात कितना बताया गया है, 943 बताया गया है। जबकि शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात कितना बताया, 919। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे बता दूंगा मैं भी आपको कि साक्षरता क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है। एक बार तो समझो आप कि साक्षरता 73% है, लिंगानुपात 943 है और शिशु लिंगानुपात 919 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है, ठीक है। और इसी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या कितनी बताई गई है,
31.2% बताई गई है। ठीक है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या, तो गांव की जनसंख्या की बात करते हैं, ग्रामीण या गांव की जनसंख्या है तो इसमें घटा देना, वो इसमें क्या बच गई, तो कितनी बच गई, 68.8% बच गई क्या। ठीक है, तो 68.8% तो ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या 31.2% बताई गई है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। ठीक है, इसी 2011 की जनगणना के अनुसार हम और आंकड़े बात करते हैं। देखो यहां तक बात समाप्त हो गई। अब 2000 पहली बात तो देखो, इसको समझो, यहां तक तो मैंने आपको बता दी है बात। अब मैं आगे बताऊंगा तो इससे पहले लड़का कंफ्यूज हो रहा है यहां पर कि ये साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है। तो मेरे हिसाब से तो देखो भाई, इनको पढ़ना भी आपको आवश्यक है। तो सबसे पहले एक तो बात मैं आपको बता दूं, एक तो होता है जनसंख्या। मैंने जनसंख्या का अर्थ आपको दे दिया कि जनसंख्या का अभिप्राय क्या है। क्या कहा था मैंने, किसी समय निश्चित क्षेत्र में कुल मानव संख्या निवास करती है, उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। और इस जनसंख्या यानी ये कौन निर्धारण करता है, इसका जनगणना करवाता है, ये बात मैंने बताई। एक होता है जनगणत्व। तो जनगणत्व किसे कहते हैं, जनगणत्व का अर्थ समझना कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, क्या, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे ही उसका क्या कहते हैं, जनगणत्व कहते हैं। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनगणत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, यह भारत का जनगणत्व है। तो जनगणत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे जनगणत्व कहा जाता है। एक होता है लिंगानुपात। एक क्या होता है, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर जितनी महिला निवास करती है, 1000 पुरुषों पर जितनी महिला निवास करती है उसे क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, जबकि शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं, 0 से लेकर 6 वर्ष की बात बतानी है। वो आंकड़ा है कि 0 से 6 वर्ष की बात करते हैं, जितने पुरुष है उस पर जो महिला है, वो बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां वो निवास करती है, उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ये 1000 पुरुषों पर महिला है और ये 0 से 6 वर्ष की बात है, ये इससे ऊपर के हैं। अब देखो, एक होता है साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता किसे कहते हैं, मैंने कहा भारत का साक्षरता दर 73% है और भारत का एकमात्र राज्य केरल है जो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो साक्षर का अर्थ आप समझना कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि 7 वर्ष, बात कर रहा हूं मैं किसकी, 7 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो महिला रहे चाहे वो पुरुष रहे, तो 7 वर्ष से ऊपर का जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे किसी भी भाषा को लिखना व बोलना आता है, वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। चाहे वो स्कूल में जाता है चाहे वो नहीं जाता है, चाहे वो घर पर रहता है, वो कहीं पर भी रहता है, 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति उसे किसी भी भाषा को बोल सकता है और उसे लिख सकता है, वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। ठीक है, साक्षर की बात यहां पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो एक और चलता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं कि जितनी जमीन है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे भारत है, इस भारत का क्षेत्रफल कितना है, इस भारत का क्षेत्रफल जैसे मान लो कितना भी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारी जमीन है, तो उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और जनसंख्या, जैसे भारत की जनसंख्या वर्तमान में 121 करोड़ है और यह विश्व की 17.5% है। विश्व में 17.5% जनसंख्या तो भारत में निवास करती है। साथियों, ये भारत में
इतनी जनसंख्या वृद्धि दर है। और आपको मालूम है कि एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, मॉरिशस देश। इस मॉरिशस देश में क्या है, कुल 11 लाख जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 11 लाख। उस 11 लाख जनसंख्या में 7 लाख जनसंख्या तो भारतीयों की है। 11 लाख में 7 लाख लोग किसके हैं? भारत के। तो देख सकते हो आप, भारत जहां पर भी जाता है अपना रूप दिखाता है। यही ना, मेहनत करता है, जहां पर जाता है क्या करता है? अपना रूप दिखाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश, इस ऑस्ट्रेलिया देश से भारत की जनसंख्या 40 गुना ज्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलिया भारत एक साल में पैदा करता है। एक ऑस्ट्रेलिया भारत एक साल में पैदा करता है। अरे कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, अफ्रीका महाद्वीप की 1.5 गुना जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह है भारत की जनसंख्या। साथियों, हम एक बार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो होगा जनगणना का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम बाकी बात करेंगे कि एससी कितनी है, एसटी कितनी है, राज्य कौन कौन से क्षेत्रफल में बड़े हैं, कौन से जनसंख्या में बड़े हैं, कौन से जिले बड़े हैं, वो सारी की सारी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों।